अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? आप ठीक ठाक होंगे? हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। जिन बच्चों ने सलाम किया उन्हें जवाब, और बाकी हम शुरू करते हैं अपना काम। और आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आखिरी टॉपिक है इंशाल्लाह ताला। आज के बाद हमारे मामला वाइंड अप पहले चैप्टर के हवाले से, ठीक है? तो लेंथी इस हवाले से है कि जनाब इसमें जो कुछ है ना आपकी डेरिवेशंस, वो इम्पोर्टेंट है। वो जरा डेरिवेशन तो थोड़ी सी बड़ी आप देखें कैसे मजेदार तरीके से हमने उस डेरिवेशन को ना शॉर्ट करके कहते हैं कि भाई इस समंदर को पूजे में बंद करके पॉइंट्स में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि आप जस्ट अच्छे से देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर अपने हाथ से लिखिएगा सारी डेरिवेशन को, मैथमेटिकल स्टेप्स को एक साथ। अच्छा, बाकी सब चीजें अपनी जगह, कॉन्सेप्ट के जरा समझना जरूरी है आज के टॉपिक के हवाले से, ठीक है? तो जरा उस चीज को भी जरा मद्देनजर रखेंगे आप लोग। वैसे आप सब ठीक ठाक हैं? एवरीवन लिसनिंग, आवाज क्लियर है सभी को? यस, गिव मी यस अगर क्लियर है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब जवाब दो मेरा बेटा, कोई एक नहीं। ओके, ज़ैनब का जवाब आया है जी। अजफरीन कंवल ने सलाम किया था, अब नबीहा ने यस सर कहा है। ओके, इसका मतलब है 2-4 का आ गया तो बाकियों का आ गया। बाकियों को भी वैसे देना चाहिए, सब जवाब दिया करो। असाइनमेंट साथ साथ आप लोग करते चले जाइएगा। देखिए बेटा, ग्रेविटेशन का लेक्चर 7 है एंड वी हैव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हमने डिस्कस करनी है आज। ओके, तो दिस इज द SLO इन फ्रंट ऑफ यू। ये जनाब आपके सामने SLO भाईजान आ गए। दिस इज द मेन थिंग जो हमने देखनी है कि डिफाइन एंड कैलकुलेट ग्रेविटेशन, मतलब इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कैलकुलेशन आप करोगे इस फार्मूले की, ठीक है? इसे फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसे V से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों तरीके से हो जाएगा। फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मैस, एक पॉइंट मैस। अच्छा, पॉइंट मैस ऐसा एक छोटा सा मुन्ना सा मैस होता है कि जो जिस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को निकालना चाहते हैं उसके असल मैस को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है? दूसरा SLO के साथ ये है कि जस्टिफाई हाउ कांसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लीड्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तक, यानी कि ये दो फार्मूला हैं और इनकी डेरिवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट स्टेप, देन इट्स एप्लीकेशन, ठीक है? अब एप्लीकेशन में अगर आप ओवरऑल देखो, एप्लीकेशन इतना मुश्किल मामला नहीं है, जस्ट आपको डेरिवेशन के अंदर थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो मेन चीजें आप देखें इस्तेमाल हो रही हैं, इफ इट इज अर्थ, जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गया ना, ये तो हमेशा पता है। तो कुल मिला के दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, एक मैस ऑफ प्लैनेट, मैस ऑफ प्लैनेट या मैस ऑफ अर्थ अगर अर्थ की बात हो रही है तो, ठीक है? दूसरी बात है जो आपका आर होगा, डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे वो ऑब्जेक्ट मौजूद है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, वो डिस्टेंस है। उस डिस्टेंस को आप लोग ध्यान में रखोगे तो आप लोगों के मामलात इंशाल्लाह इजी हो जाएंगे, ठीक है? तो शुरू किया जाए। रेडी मेरा बेटा? जी, टॉपिक स्टार्ट हम कर रहे हैं और टॉपिक ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखें कैसा जबरदस्त ये एनिमेशन आपके लिए बनाई है और इस तरीके से बनाई है कि आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से इस चीज को समझ लें। पहला गोल और हमारी अप्रोच क्या है? हमने क्या करना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखिए, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी कहते हैं। इसे आप ये समझ लें, मैं आपको कैसे बताऊं? ये मेरा हाथ है, मेरा हाथ नजर आ रहा है। सपोज इट इज द सरफेस ऑफ अर्थ, ये अर्थ की सरफेस और ये अर्थ की सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है। मैं जैसे जैसे हाइट पर लेके जाऊंगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ये चीज तो पुरानी है ना, ये चीज तो आपने पढ़ी हुई है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। यहाँ से फॉर एग्जांपल ये मैं अपने मुंह तक ये यहाँ तक लेकर आता हूँ, तो यहाँ से मेरे चेहरे तक जितनी हाइट है, ठीक है, इस मैस उसे आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे, लाइक mgh। पुराना अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वैसे आप पोटेंशियल एनर्जी देखो तो आपको पता है ना कि पोटेंशियल एनर्जी का जो जनरल फार्मूला था वो क्या था? mgh। लेकिन इट इज फॉर स्मॉल हाइट्स। ये फार्मूला सिर्फ वैलिड है स्मॉल हाइट्स तक।
ठीक है ना। स्मॉल हाइट्स तक ये फार्मूला वैलिड है। क्यों भाई स्मॉल हाइट्स तक ये फार्मूला क्यों वैलिड है? इसलिए वैलिड है क्योंकि स्मॉल हाइट में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है या जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू वो तकरीबन कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा mgh का फार्मूला वहां आप यूज करते हैं where there is constant gravitational force, कम ज्यादा नहीं हो रही, ठीक है। बहुत जब आप हाइट पे जाना शुरू होते हो तो आपको पता है क्या फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ से और बहुत बुलंदी पर बहुत ज्यादा हाइट पे सेम रहती है। इतना तो अभी तक हम पढ़ के आ चुके हैं। द आंसर इज नो, नहीं रहती, ठीक है। क्यों? जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी फ्लक्चुएट करती है। मतलब आप 1000 किलोमीटर बुलंद चले गए, वहां फोर्स ऑफ ग्रेविटी और है। आप मजीद 1000 चले गए, वहां फोर्स ऑफ ग्रेविटी और है। आप उससे मजीद 1000 चले गए तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी फ्लक्चुएट कर रही है, चेंज हो रही है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में, जिसे आप एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी आप कहते हैं, रिमेंबर इट इज आल्सो नोन एज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी या एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है? ये वो पोटेंशियल एनर्जी है जो आप देखिए। अच्छा मुझे मैं जो बात कह रहे थे, लाइक यहाँ ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कम है, जैसे जैसे मैं हाइट पे जाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को छोड़ता हूँ, ऑब्जेक्ट नीचे आएगी किस एनर्जी के साथ? पोटेंशियल एनर्जी के साथ। कितनी पोटेंशियल एनर्जी? ये वो पोटेंशियल एनर्जी है जो मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से इस जगह पर पहुंचने के लिए जितना मैंने इसके ऊपर वर्क किया, ग्रेविटी के अगेंस्ट मैंने इसे जितना उठाया, जितना इसके ऊपर वर्क किया, वो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में मिल रही है। ये जो हमारा टॉपिक है ना पोटेंशियल एनर्जी, ये वो एनर्जी है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को फेंका जाए, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट को इतनी एनर्जी दी जाए कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी बढ़ जाए, यानी कि उसके ऊपर इतना वर्क डन करके ऊपर उसे पहुंचाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। तो आपका किया गया वर्क डन इतना ज्यादा हो जाए कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल के हमेशा के लिए गायब हो जाए, ठीक है ना। यानी कि गया अप एंड अवे, वो फिर पलट के वापस ना, ठीक। और अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड, अगर मैं आपसे जनरल बात करूं कि ये हमारे पास अर्थ है और जो अर्थ की हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड है वो खत्म कहां होती है? तो खत्म होती है इंफिनिटी में। याद रखिएगा, इंफिनिटी इज द पॉइंट वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ वैनिशेस, ठीक है, जहां ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ खत्म हो जाती है। देखो ना, आपने ऑब्जेक्ट को फेंका ऊपर, वो ग्रेविटी से वापस नीचे खींच लेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट को इतना ऊपर फेंका, उतना वर्क डन किया ऑब्जेक्ट पर कि वो बिल्कुल अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर निकल गया, वो वाला पॉइंट आपका इंफिनिटी है। और उस पॉइंट तक जितनी आपने एनर्जी दी उसे, यानी कि वर्क किया बॉडी पर, उस चीज को आप कहते हो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, here is the objective कि find work done। अच्छा, अब हम ये कैसे निकालेंगे? अब हम निकालेंगे कैसे? देखिए पॉइंट्स में मैंने इन्हें पॉइंटर्स में डिवाइड किया हुआ, प्लीज समझिएगा। पहला काम हम क्या करेंगे? you will find the work done to move a mass m। हम लेट करेंगे पॉइंट मैस है m, जिसे आप सरफेस ऑफ अर्थ से m इस जगह से, बिल्कुल ये बेटा इस जगह से आप इसे मूव करवाना शुरू करते हो, ठीक है। और इसे करवा कर कहां ले जाते हो? इस पॉइंट पर, इंफिनिटी तक ले जाते हैं। ये वो पॉइंट है कि जहां हम कहते हैं इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड वैनिश हो जाती है, ठीक है, फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इंफिनिटी, अर्थ सरफेस टू इंफिनिटी, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्या होगा? हमारा प्रिंसिपल ये होगा कि हमने वर्क डन निकालना है कि अर्थ की सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक कितना वर्क डन हुआ। डायरेक्ट वर्क का फार्मूला इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं है। कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके लिए हम क्या करेंगे? मेन हमारा काम ये है, उसके लिए आप देखो अर्थ की सरफेस से इंफिनिटी तक, अर्थ की सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक मैंने इस पूरे एरिया को बहुत स्मॉल इक्वल, आप देखें दीज आर वेरी स्मॉल इक्वल इंटरवल्स, ये बहुत छोटे इक्वल इंटरवल्स हैं जिसमें मैंने इसे डिवाइड कर दिया। इतने छोटे इक्वल इंटरवल में डिवाइड किया कि इस जगह पर जो आपकी
फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, देखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा हाइट पे फ्लक्चुएट करती है, लेकिन एक छोटे से टुकड़े के लिए तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी सेम रहेगी। लाइक मैं स्पेस में कहीं भी हूं, मैं मौजूद हूं स्पेस में, और मैं कहता हूं एक मेरा हाथ इधर है और एक मेरा हाथ इधर है, और इतने ही फासले पे है, तो क्या इतने से फासले पे या इतने से फासले पे उस जगह पे जो भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो वो चेंज होगी नहीं? इतने से टुकड़े के लिए सेम रहेगी, फिर इतने से टुकड़े के लिए सेम, फिर इतने से टुकड़े के लिए एंड सो ऑन। इसीलिए आपने टोटल डिस्टेंस को स्मॉल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और हर पार्ट को मैंने क्या कर दिया, 0 से एक 1 से 2 है, फिर 2 से आप देखो 3 है। अच्छा 0 अर्थ के सेंटर से 0 तक का जो डिस्टेंस है वो है RE, ठीक है। अर्थ के सेंटर से 1 तक का जो डिस्टेंस है वो है R1। अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस हम देख रहे हैं, अर्थ के सेंटर से जो पॉइंट 3 तक का डिस्टेंस है वो R3, R4, Rn एंड सो ऑन। आखिरी पॉइंट जो n है वो इंफिनिटी है, जो लास्ट पॉइंट है वो सपोज हम कर रहे हैं n, ठीक है, इट इज n। n से नीचे वाला देखो भाई 5 एक नंबर है, 5 से पिछला नंबर क्या होता है 4, 5 से 4 में आप कैसे आए, 5 में से 1 माइनस किया। अच्छा मैं कहता हूं एक पॉइंट है 10 मीटर की बुलंदी पे, मैं कहता हूं 10 से आप एक स्टेप नीचे आए, तो आप कहेंगे 10 में से एक स्टेप नीचे आने के लिए आपके पास क्या होगा, नंबर वो 9 होगा। तो कैसे ऑब्टेन हुआ, 10 में से 1 को माइनस किया। इसी तरह अगर हमने n तक लेकर जाना है और n से निचला वाला स्टेप हम जानना चाहते हो, तो वो आपके पास क्या होगा, n-1, लाइक 10 है, 10 में से 1 माइनस करो, आंसर आ जाएगा 9। अब 9 में से 1 माइनस करो, आंसर आ जाएगा 8, यानी कि उससे निचला वाला स्टेप है n-2। हमारा मकसद ये होगा 0 से 1 तक आपने कितना वर्क डन किया। सबसे पहले तो इसे निकालेंगे, वो बराबर होगा W1 के, फिर हम वर्क डन निकालेंगे 1 से लेकर पॉइंट नंबर 2 तक, कि 1 से लेकर पॉइंट नंबर 2 तक कितना वर्क डन किया वो आपके पास बराबर होगा W2 के। 2 यानी कि 2 से 3 तक हो जाएगा W3, 3 से 4 तक हो जाएगा W4 एंड सो ऑन। चलते चलते n-1 से जो लास्ट आपका पॉइंट होगा वर्क डन, n-1 से n-2 से n-1 तक ये जो वर्क डन होगा ये Wn-1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ n-1 से n तक का जो वर्क डन होगा उसे हम Wn से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मैंने आपको छोटी सी एनिमेटेड फॉर्म में ही ये चीज दिखा दी। अब आप देखिएगा एनिमेशन भी है, और ये आपको जो डिस्टेंस है, टुकड़े हैं, ये बात समझ में आ गई। ये बात अगर समझ में आ गई होगी, अब देखिएगा की प्रिंसिपल और मेथड आपके सामने। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए नेक्स्ट जब आप देखिएगा वर्क इन अ सिंगल इंटरवल, हम सबसे पहले सिंगल इंटरवल में वर्क डन करेंगे। W1 क्या है, वर्क डन फ्रॉम RE टू R1। RE कौन सी चीज है, ये सरफेस है, सरफेस से लेके ये R1 तक, यानी कि इतने से टुकड़े का वर्क डन हम सबसे पहले निकालेंगे, दैट इज W1 निकालने के लिए अगेन अब आप देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप वर्क का फॉर्मूला देखें तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। यहाँ जो फोर्स है वो कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वो फासला है, ये जो पॉइंट 0 और पॉइंट 1 के दरमियान में जो फासला है इसे हम कहते हैं डेल्टा R से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा R से। डेल्टा मींस स्मॉल चेंज, ये डेल्टा R के टुकड़ों में हमने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, यानी कि RE से R1 का जो टुकड़ा है दैट इज R1, ठीक है, दैट इज डेल्टा R। बात देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां लग रही है, नीचे की तरफ, और वर्क आप कहां कर रहे हो, आप वर्क करके उसे डिस्प्लेस कहां करवाना चाह रहे हो, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा R की डायरेक्शन में है, वो ऊपर की तरफ। अब आप जो देखें कि इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बन रहा है दैट इज 180 डिग्रीज, ओके। अगर आपको याद हो तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल वर्क इज इक्वल टू Fs cos ऑफ थीटा, और थीटा अगर 180 डिग्रीज हो तो cos थीटा की वैल्यू आंसर आ जाता है -1। cos थीटा की वैल्यू -1 आएगी, इसलिए आपके पास आ गया F एवरेज इनटू डेल्टा R के साथ माइनस। F एवरेज का मतलब है जो एवरेज फोर्स लग रही है। व्हाट इज दिस एवरेज फोर्स, दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कूलम्स फोर्स जो है ग्रेविटेशनल लॉ से फोर्स की वैल्यू लेंगे, जो कि आपके पास क्या बराबर होती है, Gm1 m2 ओवर r स्क्वायर, m1 और m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब ये r वैल्यू क्या होती है, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में जो मिड पॉइंट है उसका डिस्टेंस, ये जो एवरेज वैल्यू होगी r की, इसे निकालना बहुत जरूरी है, एंड दिस इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। अब इसे जैसे हम निकालेंगे तो हमारे पास एक f की
जगह पे हमें वैल्यू चाहिए, एक डेल्टा आर की और एक आर स्क्वायर, ये तीन वैल्यू सेम रखें। एफ की वैल्यू तो हमें पता लग गई, जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, इसमें दरमियान में जो आर स्क्वायर की वैल्यू है ये और डेल्टा आर की वैल्यू निकालेंगे कैसे, ये मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप वाइज देखो पूरी डेरिवेशन को मैंने डिस्क्राइब किया हुआ। अब ये जो एवरेज डिस्टेंस है, ये कौन सा एवरेज डिस्टेंस है, आर ई और आर वन के दरमियान वाला डिस्टेंस, ठीक है, आर ई और आर वन के दरमियान वाला डिस्टेंस, मतलब ये आर ई है, ये आर वन है। मैं ये कह रहा हूं कि इस जगह पर अगर कोई पॉइंट मैच होता, ये मैं जरा मेंशन कर देता हूं लाइक दिस, ये एक पॉइंट मैच है, तो इस पॉइंट का जो बिल्कुल सेंटर है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास के दरमियान में डिस्टेंस ज्यादा अप्रोप्रिएट तरीके से बताती है, ठीक है। अब डेल्टा आर ऑलरेडी बहुत छोटा डिस्टेंस है, इनके जो दरमियान में यानी कि आर ई और आर वन के जो दरमियान वाला पॉइंट है, मिड पॉइंट है, उसे हम कहेंगे एवरेज डिस्टेंस। वही था आर ए वी, जो कि आर स्क्वायर के तौर पे हमने पीछे यूज किया। देखिए किसी भी चीज की एवरेज क्या होती है, सम of quantities divided by number of quantities, sum of quantities divided by number of quantities। तो दो चीजों की एवरेज लेना चाह रहे हैं, आर ई और आर वन, सम कर दिया क्योंकि 2 और 2 से हमने कर दिया डिवाइड। अब आप मुझे एक बात बताइए, डेल्टा आर, जो डेल्टा आर है, डेल्टा आर क्या है मेरा बेटा, डेल्टा आर इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और ये किसके बराबर होगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि r1 माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट re, क्योंकि हम re से r1 के दरमियान में जाना चाहते हैं, तो डेल्टा r की वैल्यू होगी r1 माइनस re। यहां से अगर मैं r1 की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास r1 की वैल्यू क्या होगी, ये देखें re इधर माइनस हो रहा है, उधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, उधर आकर आर ई की वैल्यू प्लस हो जाएगी, किसमें, डेल्टा आर है, डेल्टा आर प्लस आर ई, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी R1 की जो ये वैल्यू है, इसे हम इस एवरेज वाले फॉर्मूले में जब हम पुट करते हैं तो आप देखिएगा हमारे पास क्या आएगा, R एवरेज इज इक्वल टू आर ई प्लस R1 over 2 है, ठीक है, ओके। अब मैं R1 की जगह R1 की वैल्यू ये वाली पुट कर देता हूं। अब जैसे मैं पुट करूंगा तो R एवरेज की वैल्यू क्या आएगी, R प्लस डेल्टा R प्लस RE डिवाइडेड बाय 2 जब डिवाइड हो रहा है, अब 2 को मैं दोनों तरफ अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास RAE की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए RE प्लस डेल्टा R प्लस RE प्लस RE क्या हो जाएगा मेरा बेटा, x प्लस x क्या होता है, x प्लस x 2x होता है, तो RE प्लस RE क्या हो जाएगा 2RE, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी सॉरी एवरेज जो डिस्टेंस है वो आपके पास हो जाएगा 2RE प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो 2 डिवाइड हो रहा है, ऊपर दोनों जो फैक्टर्स हैं उनके अलग-अलग आप डिनोमिनेटर के तौर पे लिख सकते हो। जब लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा R इज इक्वल टू 2RE डिवाइडेड बाय 2 प्लस सॉरी प्लस का साइन था, हमने मल्टीप्लिकेशन लिख दी, ठीक है। बस ये बहुत बड़ी डेरिवेशन है, इसी को छोटा करके हमने समझना मेरा बेटा। तो आप देखो ये 2 और 2 कैंसिल, अब जब ये 2 और 2 कैंसिल होते हैं तो आपके पास RAE की वैल्यू क्या आ जाती है, RE प्लस डेल्टा R, जो कि आ जाती है ये कंबाइनिंग के बाद जो ये स्टेप है, इसके दरमियान के स्टेप मैंने साइड पे करके दिखाए हैं ताकि आप उन स्टेप्स को देखें कि वो स्टेप किस तरीके से आए हैं, ओके। अब इसके बाद हमने क्या करना है, आप अगर पीछे देखो हमें क्या चाहिए था, RAV का स्क्वायर। अब RAV की वैल्यू तो RS का स्क्वायर नहीं आया, हम क्या करेंगे, वी विल स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों साइड्स को स्क्वायर करेंगे तो अब इस स्टेप को आप देखिएगा कि जब आपने ये स्टेप किस तरीके से आया, हमने जब स्क्वायर किया इसे, इस स्टेप में हमने की स्क्वेयरिंग की तो क्या होगी, RAV का स्क्वायर आ गया, इधर आपके पास क्या आ गया, RE प्लस डेल्टा R ओवर 2, इसका आ गया स्क्वायर, A प्लस B। ये बार मल्टीप्लिकेशन पता नहीं क्यों आ रही है, आज मल्टीप्लिकेशन हमसे नाराज हुई है, बार प्लस को ना मल्टीप्लाई बनाई जा रही है। A प्लस B होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर, देखो RE का स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, इस वाली टर्म का स्क्वायर, ठीक है, डेल्टा आर ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ए का मतलब है फर्स्ट टर्म आर ई मल्टीप्लाइड बाय बी आपके पास क्या था, डेल्टा आर ओवर 2। अब आप देखो यहाँ 2 और 2 आपस में फिर कैंसिल हो गए, कैंसिल होने के बाद ये वाली जो टर्म है ना डेल्टा आर ओवर 2 का जो स्क्वायर है, देखिए डेल्टा आर इज ऑलरेडी वेरी स्मॉल वैल्यू, उसका हाफ करोगे उससे ज्यादा छोटी वैल्यू आ जाएगी, और इतनी छोटी वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो बहुत ही ज्यादा छोटी वैल्यू आ जाएगी। फिजिक्स में कभी कभी जो जरूरत से ज्यादा छोटी ऐसी वैल्यूज जो कि असल कैलकुलेशन पर इफेक्ट नहीं डालती, हम उसे निग्लेक्ट कर देते हैं। मैं खड़ा किसी स्केल पर अपना मास कैलकुलेट करूं, वजन कैलकुलेट करें सरबासिर, अगर सरबासिर वजन करते हुए थोड़े से उनके बाल उतर जाएं, तो क्या उन बाल उतरने से सरबासिर के वजन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्या इसका ये मतलब हुआ कि बालों का कोई वजन होता है? नहीं, बालों का तो वजन है, लेकिन थोड़े से बाल सरबासिर के वजन को इफेक्ट नहीं कर रहे, थोड़े से बाल सरबासिर के वजन को इफेक्ट नहीं कर रहे। तो जब हमने इन्हें कंबाइन किया और स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करने के बाद ये वाली चीज निगलेक्ट की जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत बहुत छोटी आएगी। तो आर ई और आर वन के मुकाबले में इसकी कोई वक़्त नहीं रहेगी। इसे यही कहते हैं कि बेटा कहीं समंदर जा रहा हो और आपने एक डोंगा पानी निकाल लिया, तो उसे एक डोंगे निकालने से समंदर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो इसी तरीके से ये समंदर था और इसमें से हमने डोंगा पानी निकाल दिया। जब इसे नेग्लेक्ट किया तो आर ए बी का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, आर ई स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर ई इंटू डेल्टा आर ई डेल्टा आर। अब इस जगह पे आप डेल्टा आर ई वाली वैल्यू पुट करेंगे, कौन सी वाली, R1 माइनस आर ई। ओके, तो जब आप R1 माइनस आर ई वाली वैल्यू पुट करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर ई स्क्वायर प्लस ये आर ई पहले से मौजूद था, डेल्टा आर की जगह आपने पुट कर दिया R1 माइनस आर ई। बहुत तवज्जो से ये स्टेप्स देखने बेटा, ये आपकी एक दफा आपकी प्रैक्टिस सही से करवाएंगे तो करना जरूरी है। आपके पास क्या आ जाता, आर ई स्क्वायर प्लस आर ई इंटू आर वन प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये आर ई और ये आर ई जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर अगेन क्या आ जाएगा, आर ई का स्क्वायर। ओके, तो आप देखो अगेन आपके पास एक जगह प्लस में आर ई का स्क्वायर है और एक जगह माइनस में आर ई का स्क्वायर है, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में हो जाएंगी, कट कैंसिल होने के बाद से जो फाइनल टर्म बचेगी वो बचेगी आर ई इंटू आर वन, दैट इज आर ए बी का स्क्वायर। हम एक स्टेप पे तो पहुंच गए, कौन से स्टेप पे, हमने अब आर ए बी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली और डेल्टा आर की वैल्यू भी हमें पता है, कहां है डेल्टा आर की वैल्यू, आर वन माइनस आर ई। अब इन दोनों वैल्यूज को आप जब अपने वो जो ओरिजिनल फार्मूला है उसमें पुट करेंगे, किस वाले फार्मूले में, ये वाला आपका मेन फार्मूला है जिसमें हमने पुट करना है। ओके, जब इसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी और डेल्टा आर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, वर्क डन इन फर्स्ट स्टेप में एफएवी की वैल्यू क्या आ गई थी, जीएमई ओवर आर ई इंटू आर वन, ठीक है, और W1 हमारे पास किसके बराबर था, माइनस एफ ए वी इंटू डेल्टा आर। अब माइनस एफ ए बी की जगह माइनस एफ ए बी की वैल्यू पुट कर दी, डेल्टा आर की जगह ये वाली डेल्टा आर की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। इसे जब हमने फर्दर सॉल्व किया, अच्छा इसे सर सिंपलीफाई कैसे किया, हर स्टेप जो कि सिंपलीफाई हो रहा है मैं साथ साथ सेपरेटली बता रहा हूं ताकि आप लोग जरा क्लियरली समझते चले जाएं। W1 समझ लिया तो बेटा देखो जब आपको फर्स्ट वर्क समझ में आ गया ना, फर्स्ट इंटरवल का, वही काम सेकंड में हुआ, वही थर्ड में, फोर्थ में एंड सो ऑन, तो आपको एंड तक समझ में आ जाएगा कि टोटल वर्क डन आपके पास किस तरीके से आएगा, ऐड करके आएगा, इतना तो हमें पता ही है, ठीक है। तो माइनस GME इनटू स्मॉल m, ओके, ये जो आर ई आर वन है अगर मैं उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दूं तो R1 डिवाइडेड बाय आर ई इंटू आर वन भी लिख सकता हूं, माइनस आर ई डिवाइडेड बाय
आर ई इंटू R1 भी लिख सकता हूँ। यहाँ आप गौर फरमाइएगा, इधर आर ई और आर ई आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और इस जगह पे R1 और R1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब जब कैंसिल होते हैं तो आपके पास W1 की वैल्यू क्या आती है, इट कम्स आउट टू बी GME और स्मॉल m, और ब्रैकेट में देखो ऊपर जब कुछ भी नहीं बचा ऊपर 1 रह गया, मैंने लिख दिया 1 ओवर RE माइनस, इधर जब ऊपर कुछ ना बचा तो 1 ओवर R1, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आया फॉर W1, ये हमारे पास W1 के लिए फाइनल एक्सप्रेशन आया। इसमें हम ये देख रहे हैं W1 क्या वर्क था, अगेन ये साइड पे सिमुलेशन इसलिए चल रही है कि आप देखते रहो W1 क्या था, RE से R1 तक का वर्क। अब R1 से R2 से आगे वर्क क्या होगा, जल्दी से बताओ। अब देखिए W1 तो हो गया, RE से R1 तक का वर्क, W2 क्या होगा, W2 इज द वर्क डन फ्रॉम R1 टू R2, R1 से R2 की तरफ। तो अब आप देखो इधर W1 था, पिछला डिस्टेंस RE था, अगला डिस्टेंस इधर आ रहा है, पिछला डिस्टेंस इधर आ रहा है फॉर्मूले में। बिल्कुल अगर W2 है कि स्टेप 2 पे आपने जाना है, स्टेप 2 पे जाना है, तो जहां जाना है उसे माइनस के इस साइड पर, और जहां से जाना है R1 से R2 की तरफ गए हैं ना, उसे माइनस के इस साइड पे लिख देंगे। करते करते इसी तरीके से अगर W3 होता तो W3 में भी आप देखें GMME तो सेम आता। W3 में इस जहां R2 है इस जगह पे आ जाता R3, और जहां R1 है वहां पे आ जाता R2 एंड सो ऑन। इसका मतलब है जब आखिरी दो स्टेप्स में हम देखेंगे WN की दफा देखेंगे, तो अब ये वाला पोर्शन जरा आपने तवज्जो से देखना है। तो इसमें WN है फाइनल स्टेप, मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ फाइनल स्टेप वाला डिस्टेंस लिख देना है, और फाइनल स्टेप से पिछले वाला स्टेप, वही बात ना, 5 में से 1 निकालो 4, 3 में से 1 निकालो तो 2, तो अगर आखिरी स्टेप N है तो N में से 1 निकालेंगे तो क्या होगा, N माइनस 1, उसे हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, तो nth स्टेप हो जाएगा। तो हमें W1 से WN तक टोटों में टुकड़ों में वर्क डन पता लग गया। अब जो वर्क डन पता लगा, एंड पे हमें क्या करना है, समिंग अप। हमने सारे W नेट आपके पास कैसे आएगा, आपने सारे वर्क डन को ऐड कर देना। इन सब में आप देखो कि GMME सब में कॉमन आ रहा था कि नहीं आ रहा था, आप देखो उधर भी GMMEM आ रहा था, इधर GMME आ रहा था, तो GMMEM कॉमन ले लिया, और अंदर जितनी भी टर्म्स है उन्हें हमने लिख लिया, ठीक है। अंदर जितने भी हमने टर्म्स हैं उन्हें जब लिखा तो आप देखो, ये मैं आपको सामने से एक चीज दिखा रहा हूँ, ये वाली टर्म क्या है माइनस R1, ये वाली टर्म क्या है प्लस R1, ओके, ये वाली टर्म है माइनस R2। इसी तरीके से अगर इसके आगे देखें तो एक टर्म आएगी 1 ओवर प्लस R2, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से इसके अगले अगर आप टर्म देखो तो जैसे हम देख रहे हैं -1 ओवर R1 आया है, आगे +1 ओवर R1 आया है। बिल्कुल उसी तरीके से आगे जब हमने देखेंगे तो -1 ओवर R2 आएगा, और आपके पास क्या आएगा, +1 ओवर R2। उसी तरीके से अब आप देखेंगे -1 ओवर R3 आएगा, और आपके पास आएगा +1 ओवर R3। तो आप देखोगे कि सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही हैं, सिर्फ कौन सी वाली टर्म बचेगी, सबसे पहले वाली और सबसे आखिरी। सबसे पहले वाली टर्म, सबसे पहले वाली डिस्टेंस, सबसे पहले वाला डिस्टेंस क्या है 1 ओवर RE, और सबसे आखिरी वाला क्या है 1 ओवर RN, ओके। और इंटरमीडिएट टर्म्स कैंसिल आउट। ये कैंसिल आउट कैसे होती है ये मैंने आपको बता दिया कि हर पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव वैल्यू मौजूद होगी, हर पॉजिटिव के बाद नेगेटिव। आप इसे सम अप करके आप इसे एक्सपैंड करके एक स्टेप में शो कर भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, इसलिए मैंने ऊपर से सेपरेटली आपको मेंशन भी कर दिया। तो इसका मतलब है वर्क डन आपके पास आ गया -GMME 1 ओवर RE -1 ओवर RN, ये हमारे पास नेट वर्क आ गया, ओके। अब अगर हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, तो हमने तो बात स्टार्ट में की थी। ये देखिए हम वर्क डन निकालना क्यों चाह रहे हैं, हम क्यों वर्क डन के पीछे पड़े हुए हैं कि भाई वर्क डन ऑन बॉडी ही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, वर्क डन ऑन बॉडी ही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो सो दिस इज आवर पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला। लेकिन अब हम एक स्पेशल केस कंसीडर कर रहे हैं कि जिसमें हम ये कह रहे हैं जो nth वैल्यू थी Rn डिस्टेंस, वो कितना
कितना था? इन्फिनिटी। देखो हमने तो शुरू से बता दिया हो कि n डिस्टेंस इन्फिनिटी है, तो जब n डिस्टेंस इन्फिनिटी है तो अर्थ के सेंटर से rn तक की जो वैल्यू है वो rn भी इन्फिनिटी होगा। तो जब rn इन्फिनिटी है तो 1 ओवर इन्फिनिटी, आपको पता है कि 1 ओवर इन्फिनिटी आंसर क्या आता है? 0। जब 1 ओवर इन्फिनिटी आंसर 0 आएगा तो आप देखिए ये वाली पूरी टर्म कहां चली जाएगी? 0 पर। जब ये वाली टर्म 0 है तो -0 एनीथिंग खत्म हो गया, तो आपके पास सिंपल रह गया re। ये जो r था आपके पास जनरल, अगर जनरल फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखें तो सबसे पहले आपके पास क्या आता? -GMME into m over re को जनरली हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब वर्क डन टू ब्रिंग मास फ्रॉम इंफिनिटी टू अ डिस्टेंस r, क्योंकि r वो डिस्टेंस है, r इज द डिस्टेंस हम सरफेस ऑफ अर्थ तक जनरल r को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। re को जस्ट r से रिप्लेस किया है, ठीक है। मकसद वही है कि अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस से इंफिनिटी तक का डिस्टेंस जो है वो हम r रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ जाता है u इज इक्वल टू GMEM ओवर r। इसमें me क्या है? मास ऑफ अर्थ, m क्या है? वो यूनिट मास, g क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। एंड r इज द डिस्टेंस सरफेस ऑफ यानी कि सेंटर ऑफ अर्थ से उस ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है वो है r। यहां हम जनरल केस में क्या r को कंसीडर कर रहे हैं? सरफेस ऑफ अर्थ। अगर r की वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ के अलावा भी कुछ होगी तो हम उस हाइट को ऐड कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस हाइट को ऐड करेंगे अगर सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट, सरफेस से थोड़ा सा ऊपर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है, ओके। तो अब अगर बात करेंगे जो डेफिनेशन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, ये हमने क्या निकाला था? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। अब खाली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में आपने क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो पोटेंशियल एनर्जी का ये अभी हमने फॉर्मूला निकाला, यूनिट मास है m, तो क्या हो जाएगा? m और m आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जिस ऑब्जेक्ट को हम लेके जा रहे हैं यूनिट मास है, असल डेरिवेशन तो उसका मामला भी खत्म, उसका पता भी साफ। जब साफ तो आपके पास खाली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जब पूछा जाएगा, ये आपकी एसएलओ की फर्स्ट स्टेटमेंट थी, उसने v को phi से रिप्रेजेंट किया हुआ था, ओके। तो v को phi से भी रिप्रेजेंट करते हैं कभी-कभी, बोथ आर सेम, ये बात ज़हन में रखिएगा, ओके। तो -GMME ओवर r इन स्टेप्स, तो आप देखें स्टेप वाइज जो डेरिवेशन है और एंड पे हम जो नतीजे पर पहुंचे हैं, नतीजा हमारा क्या था कि हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे नतीजा ये है, समरी ये है कि जिसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है -GMM ओवर r। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का हमारे पास फॉर्मूला आया था, स्मॉल m गायब हो जाता है, GMM ओवर r। और सरफेस पोटेंशियल ये हमने कैसे कैलकुलेट किया? इस वाली वैल्यू में, इस वाले फॉर्मूले में, लाइक ये देखें GME ओवर re की वैल्यू क्या है? अगेन व्हाट इज re? हमने बार-बार आपको बता रहा हूं, रेडियस ऑफ अर्थ है। देखो ना, सेंटर ऑफ अर्थ से अर्थ की सरफेस तक का जो फासला है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, 6.4 10 की पावर 6 मीटर। और ये आपको मेमोराइज करना है, और आई होप आप ये बचपन से 9th क्लास से मेमोराइज किए हुए हैं, मास ऑफ अर्थ को भी और g की वैल्यू को भी। जस्ट put all of these values in the formula और आपके पास यह वैल्यू आ जाती है -62.3 megajoules per kg। This is important value for MCQs। ये आपके MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट वैल्यू है। अब अगर हम बात करें कि ये हमारे पास समरी ये होती है कि GMM ओवर r डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, m मास ऑफ अर्थ या मास ऑफ प्लैनेट, स्मॉल m उस ऑब्जेक्ट का मास। अब अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछता है तो आपको ऑब्जेक्ट का मास भी बताना पड़ेगा। खाली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछता है तो मास का जिक्र नहीं होगा, GM ओवर r करेंगे, सिर्फ हमें डिस्टेंस चाहिए। जिस प्लैनेट से हमें जिस प्लैनेट की हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चाहिए उसकी मास की वैल्यू और जितना उसके सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का फासला है, जस्ट ये दो चीजें चाहिए। इन दो चीजों से हमारा मामला हल हो जाता है, ठीक है।
और ये आपके पास वैल्यू है, तो इसको आपको कम से कम 2 से 3 दफा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस वीडियो को देखो आराम से, पॉज कर करके, जो चीज समझ नहीं आती उसे दोबारा देखें करके, स्टेप्स में ही, जैसे स्टेप वाइज मैंने करवाया, स्टेप वाइज ही प्रैक्टिस करें। ये ना करेंगे पूरी डेरिवेशन एक साथ हम कर लेंगे, आपको सिर्फ स्टेप्स में करवाइए, आपने स्टेप वाइज इसे डिवाइड करना है। स्टेप वाइज करके जब आप देखें सारे स्टेप्स आपके क्लियर हैं, फिर एक दफा आपने पूरी शुरू से लेके एंड तक डेरिवेशन को एक साथ करना है, ठीक है, और फिर एक दफा और प्रैक्टिस करनी है। तो 2 से 3 दफा ये प्रैक्टिस मांगेगा ये टॉपिक, ओके। यू हैव टू गिव द टाइम, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा, इसमें एमसीक्यूज, इसके फॉर्मूले, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो असाइनमेंट जरूर कीजिएगा। असाइनमेंट में सिंपल आपके इन 2 फॉर्मूलाज के यूज होगा, सिर्फ देखना उस असाइनमेंट में जी की वैल्यू तो हमेशा याद रखनी है, एम और एम की वैल्यू आपको गिवन होगी और आप आंसर निकाल लोगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को स्टेप वाइज समझ में आ गई होगी। बहुत तवज्जो से इसे रिवाइंड करके दोबारा भी देखिएगा, ओके जी बेटा जी, क्लियर है? क्लियर है, ओके बच्चे। हम जरा 5 मिनट जरा ऊपर भी ले चुके, तो हम जरा अब मामलात को, अब आप नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाइए। थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, और एंड पे भी मैं क्या कहूंगा, प्रैक्टिस। अल्लाह हाफिज।